आज मैं आपके सामने तफ़सीली वीडियो जो है टेंसेस के बारे में डालने जा रहा हूँ। तो हमने टेंसेस का सिलसिला शुरू किया। मैंने जब पढ़ाया है 20-25 साल, तो ये बहुत बड़ा जो है बच्चों के लिए मुश्किल रहा है। दरअसल उसकी जो अप्रोच थी वो हमारी बहुत ही मुश्किल है। चीज़ों को हमने स्कैटर्ड करके याद किया हुआ होता है, रब्त नहीं होता, एक बात दूसरी बात के साथ नहीं जोड़ते हैं, जिस वजह से बहुत ही हर एक को अलग अलग जुमला याद करना पड़ता है बच्चों को। सेंटेंस मेमोराइजेशन कर 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 के बच्चे थक जाते हैं, जो अप्रोच है वो नहीं समझ पाते। तो आज मैं उस सिलसिले में अपनी वीडियो, एक मुकम्मल वीडियो जो टेंसेस को आप जिससे टेंसेस के मास्टर हो जाएंगे, बिल्कुल माहिर हो जाएंगे, वो बना के अपलोड करने वाला हूँ। तो देखिए, इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है और जो हमारी उर्दू ज़ुबान में और अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होती है, तो मैं ज़्यादातर उर्दू ज़ुबान के इस्तेमाल करूँगा ताकि आप लोगों को अपनी जो हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है उसकी वजह से ज़्यादा आसानी से समझ आए। बाकी जो मेरे सारे लेक्चर्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, कंप्लीट इंग्लिश होती है। अब वही बातें मैं उर्दू में करूँगा। इसके बाद वही बातें जो है मज़ीद मैं आप लोगों को जो है एक एक वीडियो में एक एक टेंस की वीडियो भी आपको समझाता रहूँगा। दरअसल मैंने आपसे ये एक बात कही थी कि मैं तमाम जो इंग्लिश है वो आपको बहुत ही अच्छे से, एक बहुत ही तरीके से समझाने वाला हूँ। एक एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होता है बच्चे का, उसकी पिकअप जो है वो साफ ज़ाहिर है इंग्लिश में भी हमने बनाना होती है कि वो इंग्लिश में की गई बात को भी समझे। और क्योंकि हमारा जो कौम मादरी ज़ुबान है वो उर्दू और पंजाबी होती है, तो इसलिए जो हमारे दिल पे बात क्लिक करती है, जो हमारे जज्बात के साथ जुड़ जाती है, वो उर्दू में होती है। तो मैं तो दरअसल बोलता तो बिल्कुल उर्दू ही हूँ, उर्दू में ही समझाता हूँ बच्चों को, कभी मैंने ज़्यादा इंग्लिश मारने की कोशिश नहीं की है। लेकिन बच्चे को खुद से कंटेंट जो होता है वो इंग्लिश का दिया जाता है कि वो उसको समझने वाला बन जाए, और उसमें अगर उसको इलास्ट्रेशन, इलाबोरेशन, एक्सप्लेनेशन करना हो तो वो कर सके। तो टेंसेस की अब अगर हम बात शुरू करें, तो दरअसल मैं जो ज़ाती तौर पे जो लेक्चर देता रहा हूँ और देता हूँ, मैं टेंस की बात जब करता हूँ तो मैं कहता हूँ बेटा आपको वर्ब सीखना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ब है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नॉन प्रोनाउन, और उनमें जो एक वर्ब होता है, वर्ब सीखना है। इंग्लिश में टेंसेस कुछ नहीं है, बस वर्ब का इस्तेमाल ही है। तो अगर हम बात करें ये टेंस टेंस को छोड़कर हम वर्ब सीखने की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। वो टेंस असल में कोई एक गलत, हमने उसको एक जो है टर्म बना के ना बहुत ही गलत माने में, और या एक एम्बिगुअस जो एक, मतलब वो सही नहीं है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में चल रही है, मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं अभी आपके सामने जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगी कि टेंस की जगह अगर हम ये कहें कि हम वर्ब सीख रहे हैं, वर्ब पे महारत कर रहे हैं, तो ज़्यादा यानी फेल पे ज़्यादा महारत हासिल कर रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर हम फेल को देखें तो बुनियादी तौर पे फेल की 5 हालतें होती हैं, जिनको 4 भी कहते हैं, 3 भी कहते हैं। फेल की हालतें वर्ब की फॉर्म्स: गो, वेंट, गान, गोइंग। गो, वेंट, गान, गोइंग, गोज। ये 5 अगर याद की जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, यानी एस या एस वाली फॉर्म भी बच्चा साथ में याद करे, वो भी एक बाकायदा वर्ब की हालत बनती है। उसके बाद ये 5 वर्ब की हालतें, आप यानी वर्ब को सीखना है तो पहले साफ ज़रा उसकी फॉर्म को सीखना है। पहले तो वर्ब को ये सीखना होता है कि ये जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब है या स्टेटिव वर्ब है, यानी एक्शन को बयान कर रहा है हमारे किसी अमल को या सिर्फ हालत को। जैसे आई एम ईटिंग फूड, यहाँ पे एक्शन है। आई ई शी इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ बुक, ये स्टेटिव है। इज़ जो है वो स्टेटिव में इस्तेमाल हो रहा है, किसी एक्शन को बयान नहीं कर रहा। तो वर्ब को आपने ये सीखना है कि ये वो एक्शन को डिस्क्राइब करता है या स्टेट को। वर्ब के पहले ये बुनियादी बात जो आपने वर्ब के लिए सीखनी है वो ये सीखना है कि वो एक्शन वर्ड है या स्टेटिव वर्ब है। उसके बाद जो आपने ये सीख लिया, तो वर्ब का जो स्टेटिव वर्ब होता है वो और मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करता, बस वो सीखने होते हैं। टू बी वर्ब्स होते हैं, जैम, आर, वाज, वर, ये स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, इनको आपने सीख लेना होता है। इसकी ज़्यादा वाद वार इनकी ज़्यादा हालतें नहीं होती हैं। और जो एक्शन वर्ब होगा तो फिर उसको आपने ये सीखना है कि वो एक्शन का मीनिंग क्या है और उसकी फॉर्म्स क्या हैं। पांचों फॉर्म्स आप याद किया करें, यानी जैसे
ईट है तो आपने ईट का मतलब खाना, एक्शन है हमारा। और इसकी 5 फॉर्म जो बनेगी वो कौन सी? ईट, एट, ईटन और ईटिंग और फिर ईट्स। यानी पांचों हालतें आप बच्चे को याद करवाएं, खुद भी याद करें जो भी सीख रहा है बहरहाल। जब आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे आप एक्शन वर्ब्स अच्छे से याद कर लेते हैं तो एक्शन वर्ड्स जब आप या एक्शन वर्ब्स आप अच्छे से याद कर लें, कम से कम 100 वर्ड्स की वोकेबलरी बना लें, तो उसके बाद आप टेंसेस के सीखने का आगाज करें। वर्ब को ये नहीं आगे लेकर चलें। अब वर्ब का आपने क्या सीख लेना है? सबसे पहले उसका स्टेटिव है, एक्शन है, उसके बाद एक्शन है तो उसकी फॉर्म्स को देख लेना है। फॉर्म्स के बाद आपने अब टेंसेस की तरफ आना है, जिनको हम टिपिकली या टेंसेस कहते हैं। वो कैसे होते हैं? अब देखें, टेंस इंग्लिश में 3 ही होते हैं। वर्ब का यानी कि जो पहलू आपको टेंस का बारे में बताता है वो 3 है। असल में तो हम वर्ब को ही सीख रहे हैं। वर्ब का टेंस होता है, वर्ब का एस्पेक्ट होता है। वर्ब का जो टेंस है, वर्ब यानी कि वो अपनी शक्ल को बदलता है और वो ज़माने को बताता है। वर्ब किस हालत में इस्तेमाल होगा, वो किस ज़माने में किस हालत में इस्तेमाल होगा। अगर किसी ख़ास हालत में इस्तेमाल हो रहा है तो वो किस ज़माने को बताएगा। तो टेंस जो है, वर्ब की कौन सी हालत है जो टेंस को बताती है? यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस ही होते हैं। तो वर्ब की कैसी शक्ल होती है? प्रेजेंट में कैसी शक्ल होती है, पास्ट में कैसी शक्ल होती है, फ्यूचर में। तो आपने ये देख लेना होता है कि वर्ब की जो कौन सी फॉर्म है, कौन सी शक्ल है जो तीनों टेंसेस को बताती है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ईट, तो ये प्रेजेंट टेंस को बताती है, पहली फॉर्म है, बेस फॉर्म जिसको आप कहते हैं। उसके बाद एट होता है, ये पास्ट टेंस को बताती है। इटिन भी पास्ट टेंस को बताती है। तो फिर फ्यूचर के लिए आपने विल या शैल लगाना होता है। फ्यूचर टेंस बनाने के लिए जब वर्ब को आपने फ्यूचर बनाना है तो उसमें आपने विल या शैल लगाना है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये सारा आपने एक हिसाब रखना है कि हमारे पास 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आई हैं, तो वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होनी है। अभी तक हमने सिर्फ ये प्रेजेंट जो फॉर्म है वो आपके पास है, पहले फॉर्म, बेस फॉर्म। वर्ब जिस हालत में आप पढ़ते हैं वो प्रेजेंट फॉर्म में होता है। अच्छा, इसी तरीके से पास्ट फॉर्म हो गई, फिर फ्यूचर में फ्यूचर कैसे बनाएंगे। अब टेंस जब आपने देख लिया, अब टेंस की आगे जो है एस्पेक्ट होते हैं। एस्पेक्ट देखा जाए तो पहले तो सिर्फ 2 ही बनते हैं। एक ऐसा एस्पेक्ट जो कंटिन्यू होता है और एक ऐसा एस्पेक्ट जो कंप्लीट होता है। कंटिन्यू और कंप्लीट। अब जो कंटिन्यू है वो 2 तरह से होता है। एक सिंपल कंटिन्यूअस कहते हैं उसको हम, और एक के साथ हम लगा लेते हैं टाइम और उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से जो वर्ब है वो सिंपल भी है, जैसे बिल्कुल यानी कि वो खाना खाता है, तो ये सिंपल एस्पेक्ट है। यानी इसमें कोई भी कंप्लीट या इनकम्प्लीट का पहलू नहीं होता। कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कंटिन्यू या परफेक्ट का पहलू नहीं होता। परफेक्ट आप समझ लें कि परफेक्ट जो है वो कंप्लीट के माने में होता है। यानी वर्ब जो है वो कंप्लीट है तो वो देख लें, और अगर इनकम्प्लीट है या परफेक्ट है तो वो भी देख लें। कंप्लीट है तो परफेक्ट हो गया, इनकम्प्लीट है तो कंटिन्यूस हो गया। और उसके अलावा सिंपल जो होता है वो ना कंप्लीट को बता रहा होता है ना इनकम्प्लीट को बता रहा होता है, वो और तरह से कुछ डिस्क्राइब करेगा। जैसे वो खाना खाता है, वो स्कूल जाता है, यहाँ पे कोई हम ये नहीं बता रहे कि ये काम जारी है या मुकम्मल हो चुका है। अब जब आप एस्पेक्ट को देखना शुरू कर देंगे कि उसका एस्पेक्ट कंप्लीट है या कंटिन्यू, इनकम्प्लीट है या प्रोग्रेस में है या परफेक्ट है, एक ही बात है। यानी कि आप कंप्लीट बोलें, आप कंटिन्यूस बोलें, एक ही बात है। परफेक्ट बोलें, परफेक्ट और कंप्लीट एक ही बात होती है। कंटिन्यूस है या प्रोग्रेसिव है, ऑनगोइंग है, ये एक ही अल्फाज हैं, एक तरह के ही है। कंटिन्यूस है, ऑनगोइंग है, प्रोग्रेसिव है, एक ही बात होती है। कंप्लीट है, परफेक्ट है, ये भी एक ही बात होती है। यानी जिसमें हम जारी या मुकम्मल का तर्जमा कर लेते हैं। तो आपने ये देख लेना है कि ये जो मेरा फेल है, ये इसका एस्पेक्ट जो है जारी है या मुकम्मल है या सादा है। अब जो सादा है वो मैंने आपको सिंपल बता दिया है, वो सिंपल परफेक्ट होता है, जिसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं। अब सिंपल में मतलब ये होता है, सादा में ये होता है कि आप उसका कोई भी जारी या मुकम्मल का एस्पेक्ट नहीं बताते। जैसे मैंने
अब जब यहाँ पे आप ये सीख लेंगे तो उसके बाद आपने ये देखना है कि जो आपका एस्पेक्ट है उसके साथ और टेंस के साथ मिलाकर आपकी कॉन्जुगेशन वर्ब की करना होती है, यानी सीगे कितने बनते हैं। आसान सी बात होती है कि सीगे अब आपने याद करने हैं। अगर ग्रामर सीखने का मतलब ये है कि फेल फेल के सीगे याद करो, फेल फेल की गर्दान याद करो। अब वो गर्दान आपने जो एक वर्ब लेना है उसकी सारी गर्दान बना के आपने याद कर लेनी होती है उसको। इसको रोट मेमोराइजेशन हम कहते हैं कि आपने इसको बार बार पढ़ के याद करना है। इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं लड़ानी है आपने बैठ के, वो रट्टा ही मारना है जिसको हम कहते हैं। यानी अब हम अगर सीगे बनाएंगे, पहले हमने देखा टेंस कितने हो गए, 3 हो गए, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। फिर हमने एस्पेक्ट देखा, एस्पेक्ट कुल मिला के 4 ही बनते हैं। वैसे 2 बुनियादी होते हैं, जो एक कंप्लीट हो मुकम्मल हो गया और एक जारी हो गया और एक सादा हो गया, और एक फिर सादा जारी और मुकम्मल को मिलाकर बनता है। जारी और मुकम्मल दोनों को कम्बिनेशन होता है। तो 4 एस्पेक्ट बन जाते हैं, 3 टेंस होते हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस हुआ, उसके जी प्रेजेंट टेंस हो गया, उसके 4 आगे एस्पेक्ट हो गए, 4 सीगे बन जाएंगे। अच्छा, फिर पास्ट टेंस आएगा, उसके फिर 4 एस्पेक्ट होंगे, 4 सीगे ये बन जाएंगे। फिर फ्यूचर आएगा, उसके 4 एस्पेक्ट लगाएंगे, 4 सीगे ये बन जाएंगे। टोटल मिला के कितने बन गए? 12। 12 सीगे आपने फेल के याद करने होते हैं। आप अलग अलग बैठ के याद करते हैं, वो नहीं होता। स्कूल में किताबें ऐसी बनी हैं कि एक मशक में एक जुमला आता है तो वो अगले मशक में नहीं आता। बच्चों के लिए फिर वही, मतलब हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में हमें वो ही गोज टू स्कूल तो समझ आ जाता है, ही वेंट टू स्कूल समझ में नहीं आता। वो बहुत ही खुश नसीब बच्चे होते हैं जिनको ये चीज़ें कहीं ना कहीं से मिलती हैं, और फिर बहरहाल उसको करते करते बहुत वक्त लग जाता है। शुरू से ही आप कर लें, फिर हमारा ये होता है कि हमने भी इम्तिहान पास करना होता है, उस वजह से फिर उन्हीं चीज़ों पे ही रहते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि 12 सीगे अब आपको याद करने हैं किसी भी फेल के। उर्दू में अगर आप पहले उर्दू में सीख लें, क्योंकि बच्चों को सामने सेंटेंस आता है, उसको पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि इसको हमने ट्रांसलेट कैसे करना है। तो पहले आप उर्दू में सीगे सीखें फेल के। जैसे फर्ज करें वो खाना खाता है, ये हम प्रेजेंट में पहले बनाएंगे। 4 सीगे, 4 सीगे प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। चले, वो खाना खाता है या वो खत लिखता है, पहला सीगा। दूसरा सीगा वो खत लिख रहा है। तीसरा सीगा वो खत लिख चुका है। चौथा सीगा वो 2 घंटे से खत लिख रहा है। अब पहला देखें, हमने जो पहला सीगा देखा था वो सादा है, वो सादा है, उसमें आप जारी या मुकम्मल का कोई पहलू नहीं बताते। पहला सीगा सादा हो गया, यानी वो खाना खाता है, ये उसकी एक हैबिट होती है, रूटीन होती है जो वो बार बार करता है। अच्छा, फिर आपने कंटिन्यू कर लिया, वो खाना खा रहा है। तो पढ़ कर देखें, आपको समझ आ जाएगा ये कौन सा एस्पेक्ट है, फेल कौन सा है। वो खाना खा रहा है कौन, फेल हाल है, और एस्पेक्ट कौन सा है, जारी है। ये कोई इतनी बड़ी साइंस तो नहीं है टेंसेस में पड़ी हुई। जुमला पढ़े आपको खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या है। मुझे अफसोस होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि टेंस बहुत मुश्किल है, और मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ यार पता नहीं, मैंने तो आज तक कभी इसमें कोई साइंस नहीं देखी है मुश्किल जो हो। सिंपल सी बात है, आप जुमला खुद बता देते हैं, मैं कैसा हूँ। प्रेजेंट का है जी, पहले देखें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, फिर उसका एस्पेक्ट देखें, वो खाना खा रहा है। किसको समझ नहीं आती, ये जारी का जुमला है, जारी यानी कि कंटिन्यू का जुमला है। टेंस कौन सा है जी, प्रेजेंट है। वो फेल कौन सा है, जमाना कौन सा है, मादी है, हाल है, तो हाल है। कौन कौन कहता है वो खाना खा रहा है, मादी का जुमला है। हर किसी को, बच्चे को समझ आ जाती है ये तो फेल हाल का जुमला है। अच्छा, फेल हाल हो गया, अब आप इसका एस्पेक्ट देख रहे हैं जी, जारी है या मुकम्मल है या सादा है, तो समझ आ रही है कि ये जारी है। फेल हाल जारी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान होगी। अच्छा, आप आगे चले जाएं, 2 सीगे हो गए। तीसरे सीगे पे जब हम जाते हैं तो वो होता है वो खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है। अब अगर मैं आपके सामने ये बोलता हूं कि उसने खाना खा लिया है, तो आपकी इमेजिनेशन में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है? आप क्या कहेंगे, इसने कि ये काम मुकम्मल है या नामुकम्मल है, जारी है? वो खाना, उसने खाना खा लिया है, क्या समझ आएगी आपको? ये काम मुकम्मल है या जारी है? काम मुकम्मल है, परफेक्ट है, कंप्लीट है। वो खाना खा चुका है, उसने खाना खा लिया है, एक ही बात है।
तो तीसरा सीगा ये बन जाता है। चौथा सीगा इसका बनता है, कंटिन्यू तो होता है, जारी तो होता है, लेकिन साथ में वक्त बता देना होता है, साथ में वक्त का इजाफा होता है। यानी वो सुबह से खाना खा रहा है। अब तो एक होता है ना वो खाना खा रहा है, ये सादा कंटिन्यूस होता है, सादा जारी होता है। एक होता है मुकम्मल जारी, तो वो होता है वो 2 घंटे से खाना खा रहा है या सुबह से खाना खा रहा है, 2 मिनट से 5 मिनट से, वक्त के साथ आप उसके जारी पहलू को बताते हैं। तो अब आपको क्या समझ आएगी कि जो 4 सिगे मैंने आपको बताया वो सादा से अगर मैं आप बिल्कुल आराम से बताऊं तो क्या बने, वो खाना खाता है, वो खाना खा रहा है, वो खाना खा चुका है, वो 2 घंटे से खाना खा रहा है। 4 सिगे हो गए जो फेल हाल के हुए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हुए। उधर से जो बनते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसको सादा हमने कहना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हमने जारी कहना है, फिलहाल जारी, प्रेजेंट परफेक्ट मुकम्मल, परफेक्ट में ना मुकम्मल, कंप्लीटेड एक्शन वाला, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो मिलाकर बनता है परफेक्ट और कंटिन्यूअस को। 4 सिगे आपने याद कर लेने हैं। 4 सिगे आपने इंग्लिश में भी फिर याद करने हैं, वर्ब के जो होते हैं। अच्छा, जैसे अब 4 माजी के हो जाएंगे। माजी में जो पहला सिगा होता है वो सिंपल पास्ट का होता है, तो वो आपने थोड़ा समझ लेना है कि जैसे वो स्कूल गया, बस ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि ये सिंपल पास्ट का है, यानी सादा माजी है। आगे फिर आसान, वो स्कूल गया, यहां से आ जाए वो स्कूल जा रहा है, जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, कौन सा एस्पेक्ट है इसका, वो सॉरी जा रहा था, तो आप इसके बारे में इसका टेंस बताएं, वो स्कूल जा रहा था इसका फेल बताएं, कौन जमाना बताएं कौन सा, तो आपका जवाब यही होगा कि ये माजी है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका पहलू एस्पेक्ट बताएं कि ये मुकम्मल है या जारी है, वो स्कूल जा रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे, मुकम्मल है, कंप्लीटेड एक्शन है, या कंटिन्यू है, अनगोइंग एक्शन है, आप कहेंगे अनगोइंग एक्शन है, कंटिन्यू है। अच्छा, वो स्कूल जा चुका था, अब आप क्या कहेंगे, तो साफ है ये तो कंप्लीटेड एक्शन है, ये तो मुकम्मल एक्शन है। अच्छा, इसका जमाना कौन सा है, इसका जमाना माजी है। जमाना और इसका पहलू एस्पेक्ट, यानी उसका जमाना, टेंस और एस्पेक्ट, टेंस और एस्पेक्ट, टेंस और एस्पेक्ट, ये यही चीजें आपने देखनी होती हैं। फेल का टेंस कौन सा है, फेल का एस्पेक्ट कौन सा है, ये 2 क्वेश्चन आपने करना होता है। अब जब आपने ये देख लिया, अच्छा वो 2 घंटे से खत लिख रहा था या वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। अब देखिए इसमें सिंपल सी बात है तो कंटिन्यू है, तो ये जारी, लेकिन साथ में हमने इसके साथ वक्त को मेंशन किया है, वक्त को बताया है, तो तब ये हम इसको कहते हैं मुकम्मल जारी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों को कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। देखिए ये जो जुबान है ना, ये जो ग्रामर है, ये बनाई गई है, ये कोई कुदरती नहीं है। तो बनाने के जो असूल रखे गए थे उनके पीछे कोई कुदरती बात नहीं है जो आपकी समझ में आ जाए। बस आपको ये याद करना होती है कि ये ऐसे और ये होता है। नेचुरल चीजों की समझ आती है, कुदरती चीजों को जो उनके दिमाग में आया, जो उनको जैसे लगा, जो उस वक्त जबानदान थे उन्होंने जैसे असूल बनाया, वो असूल आपको आराम से याद करके उनको समझना, बस कनेक्शन करना होता है, वेल कनेक्टेड होने चाहिए कि इसमें परफेक्ट वाली कौन सी बात है और कंटिन्यूस वाली कौन सी बात है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूस इसका नाम क्यों रखा, एक सिंपल कंटिन्यूस एक परफेक्ट कंटिन्यूस, फर्क क्या है जी, वो खाना खा रहा है, वो 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो एक कंटिन्यूस है और एक परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों में जाके आप अपना टाइम ज़ाया करें, आप सिर्फ समझ लें कि जब वक्त के साथ कंटिन्यू हो जाता है तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस या मुकम्मल जारी कहते हैं। अब फ्यूचर में भी यही 4 सिगे होते हैं, वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जा रहा होगा, वो स्कूल जा चुका होगा, वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, या वो सन 2003 से स्कूल जा रहा होगा, इस तरह के लेंगे। अब मैं आपसे यही कहता हूं कि आप जुमला पढ़ें, जुमला सोचें और फिर उसका टेंस और उसका एस्पेक्ट देख लें।
एक्शन को आपने देखना ना, एक्शन को बयान करना। जैसे मैं अगर लिख रहा हूं तो मैंने ये एक्शन देखा है और अब मैं उसको बोलना चाहता हूं, तो मेरे सामने ये होना कि मैंने किस जमाने में बात करनी है और फिर एस्पेक्ट कौन सा बताना है, तो मैं उसी वर्ब को उस हिसाब से ढालकर बोल दूंगा। तो हम जो है 12 सीगों की बात कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश में जो है वो उर्दू में पहले 12 सीगों को समझना है। हर टेंस के जो है 4 सीगे हैं, 3 टेंस हैं, हर टेंस के 4 सीगे हो गए, प्रेजेंट के 4 सीगे, पास्ट के 4 सीगे और फ्यूचर के भी 4 सीगे। अब इन 4 सीगों को आप लेकर चलते हैं तो देखें, अब मैं सारे सीगे इकट्ठे गिन दूं एक ही फेल के साथ तो आप समझ नहीं जाएंगे। वो खत लिखता है, वो खत लिख रहा है, वो खत लिख चुका है, वो 2 घंटे से खत लिख रहा है। उसने खत लिखा, वो खत लिख रहा था, वो खत लिख चुका था, वो 2 घंटे से खत लिख रहा था। वो खत लिखेगा, वो खत लिख रहा होगा, वो खत लिख चुका होगा, वो 2 घंटे से खत लिख रहा होगा। तो ये इस तरीके से आपने वो खत लिखना के सीगे याद कर लेने हैं। यानी लफ्ज लिखना जो है उसके सीगे 12। लिखना, वो लिखता है, वो लिख रहा है, वो लिख चुका है, वो लिखेगा, वो लिख रहा, वो 2 घंटे से लिख रहा है। इस तरह आपने हर के सीगे बना के उर्दू में वो लिख के वो उनको पहले समझ लेना है। जब आप ये सीगे समझ जाएं तो अब इनको आपने फेल के सीगे इंग्लिश में अब आप चले जाएंगे। अब आप उर्दू वाला मोड तकरीबन क्लोज ही रखें और अब इंग्लिश वाले मोड को ऑन कर लेना है। इंग्लिश मोड में आपने वर्ब को लेना है और उसको फिर समझना शुरू कर देना है। जी, जैसे उधर से आपने, यानी कि अब हम उर्दू वाले मोड को क्लोज करते हैं, अब इंग्लिश वाले मोड को ऑन करते हैं। यानी कि पहला हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वहां पे वर्ब कैसा इस्तेमाल होगा? वर्ब इस्तेमाल होगा ईट या ईट्स। फिर अगले में जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वहां पे वर्ब कैसा इस्तेमाल होगा? वहां पे इज एम आर और ईटिंग, इज एम आर और ईटिंग। फिर उससे अगले टेंस में जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे तो हैज हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और या हैज हैव ईटिंग लगाएंगे। फिर हैज बिन और हैव बिन के बाद ईटिंग लगाएंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये 4 वर्ब जो है इसको आप कॉन्जुगेशन बोलते हैं। जैसे उर्दू में हम सीगे बोलते हैं, गर्दान बोलते हैं, उधर हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। उर्दू में गर्दान और इंग्लिश में कॉन्जुगेशन। अब प्रेजेंट की कॉन्जुगेशन हो गई, वर्ब की कॉन्जुगेशन हो गई। अब पास्ट की कॉन्जुगेशन भी ऐसे ही हो जाएगी। पास्ट की कॉन्जुगेशन जो स्टार्ट होगी, पहले होता है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, इसको दूसरा नाम होता है। फिर होता है पास्ट कंटिन्यूअस या दूसरा नाम होता है इसका पास्ट प्रोग्रेसिव। फिर होता है पास्ट परफेक्ट और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आ जाएं पास्ट इंडेफिनिट पे या सिंपल पास्ट पे। एट, वाज वर ईटिंग, जो आगे चलते जाएंगे आप जेन में रखें। हैड ईटन, हैज हैव बिन ईटिंग, यानी ये 4 हो गए। प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर में आ जाएंगे तो फ्यूचर में भी ऐसे होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इनका जो वर्ब की जो कंजुगेशन बनेगी वो जरा ध्यान में करें। विल गो या विल राइट, विल ईट, जो भी आप सुने। विल गो, विल बी गोइंग, विल हैव, शैल हैव गॉन, विल हैव गॉन या शैल हैव गॉन, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन गोइंग। तो ये चारों जो हैं उसकी बन जाती हैं। यानी 12 सीगे आपने, आप जब वर्ब को सीखना है तो वर्ब के भी 12 सीगे आपने बनाने हैं, कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब कर लेंगे। उसके बाद इसका सब्जेक्ट लगाना होता है और फिर वर्ब आगे। बात तो वही वर्ब की है ना, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म किस एस्पेक्ट को और किस टेंस को बताती है। 2 चीजें आपने देखनी है। मसलन मैं कहता हूं इज गोइंग, अब ये जो इज है ये मुझे पता है ये प्रेजेंट टेंस है, इज प्रेजेंट टेंस है, और ये जो इंग फॉर्म है ये कंटिन्यूअस की अलामत है।
ये जो इंग फॉर्म होती है, जिसको हम चौथी फॉर्म भी कहते हैं, ये कंटिन्यूस की अलामत है। इज गोइंग, ये वर्ब को मैंने देखा और मैंने ये कह दिया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसको आप, इसका कोई सब्जेक्ट लगाएं, इसका कोई ऑब्जेक्ट लगाएं, ये लेकिन ये जो टेंस बनेगा ये बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिर्फ आपने देखना है इज गोइंग को, इज के मुतबादिल जो होगा साफ जरा, इज गोइंग हो सकता है, आर गोइंग हो सकता है, एम गोइंग हो सकता है। एम गोइंग, इज गोइंग, आर गोइंग, ये तीन हो सकते हैं। तो ये तीनों जो होंगे ये आपको बताएंगे। अब इज एम आर आपको पता प्रेजेंट में होता है, इज एम आर प्रेजेंट टेंस है आपको पता। और एस्पेक्ट को देखने के लिए आपने फॉर्म उसको देखा कि फॉर्म जो है फेल की कौन से इस्तेमाल हो रही है, चौथी जो है कंटिन्यूअस में होती है। अच्छा, अब आप देखते हैं हमारे पास वर्ब आ जाता है हैज गॉन, हैज गॉन हम कहते हैं। अब आप इसको देखें ये टेंस कौन सा है, हैज, हैव, आपको पता है ये प्रेजेंट में होता है, हैज हैव प्रेजेंट होते हैं, इनका पास्ट हैड होता है, तो ये प्रेजेंट का टेंस इसका प्रेजेंट। अब एस्पेक्ट देखना है, एस्पेक्ट में आप देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल हुई है थर्ड है। थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड एक्शन को बताती है, यानी हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहां पर आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, दो टेंस हम इस तरह समझ लेते हैं बहुत आसानी के साथ। अब जो चौथा टेंस आता है, पहले की मैं बाद में बात करूंगा, जो चौथा टेंस आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। उसमें वर्ब जो इस्तेमाल होता है उसमें होता है हैज, हैव, हैज बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग। अब इसमें जो है थोड़ी महारत की जरूरत है। हमें यह देखना होता है कि जो हैज हैव है वो याद रखें वो परफेक्ट वाले टेंस में इस्तेमाल होते हैं। हैज हैव जो है वो कहां पे इस्तेमाल होता है? परफेक्ट वाले टेंस में। अब ये परफेक्ट टेंस है, हैज बीन गोइंग, और ये गोइंग है ये मैंने आपको बताया कंटीन्यूअस में होता है। अब देखिएगा हैज प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, तो ये कौन सा बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट और आगे गोइंग कंटीन्यूअस, यानी ये टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी समझ नहीं आई आपको? यानी आपने ये, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझे कि एम रिट्टे नहीं मारने, आप समझना है बात को कि वर्ब कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसका टेंस क्या, कहां से हमें टेंस का पता चलता है, कहां से हमें उसके एस्पेक्ट का पता चलता है, फिर कैसे टेंस लेना है, कैसे एस्पेक्ट लेना है, वो उसका रिवर्स कर देना होता है। पहले टेक्स्ट को एनालाइज करना सीखना होता है, फिर खुद जनरेट करना सीखना होता है, क्रिएट करना बाद में आता है। पहले आपको पढ़ा लिखा जो होता है उसको एनालाइज करना है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि जो वो फर्ज करें हमने बोला हैज बीन गोइंग या हैव बीन गोइंग, तो हैज हैव मैंने आपको बोला परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं और गोइंग जो है वो कंटीन्यूअस में इस्तेमाल होता है। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट में भी है, हैज हैव आपको तो प्रेजेंट में भी होता है। तो हैज बीन हैव बीन लगा के जब अब आते हैं हम सिंपल की तरफ। जो पहला एस्पेक्ट है सिंपल है, वो जो हमारे पास बेस, हमारे पास ओरिजिनल हालत में जब वर्ब है वो प्रेजेंट में होता है और वो उसका सिंपल इंडेफिनिट होता है, वो सादा है, यानी कि गो बस, या फिर इसी के साथ एस का इजाफा करके गोज, तो ये सादा जुमलों को बताएगा, सादा एस्पेक्ट को बताएगा। अब टेंस भी इसका ये होगा प्रेजेंट, गो प्रेजेंट फॉर्म होती है। गो गोज जहां पे आएगा आपने कहना है ये, जहां पे यानी ये बेस फॉर्म इस्तेमाल आएगी, बेस फॉर्म आपने कहना है ये सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये कैसे काम को बताया करेगी? ये वो काम बताएगी जो आपके हैबिट्स हैं या जो काम आप बार बार करते हैं। जैसे वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो नमाज पढ़ता है, वो कुरान पढ़ता है, वो कहानियां लिखता है, ये सब अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे काम हैं जो आप बार बार करते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम पास्ट की तरफ। पास्ट जो सिंपल पास्ट है उसको समझ लें तो बहुत आसानी होती है। अब जब फॉर्म्स आप याद करते हैं तब भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि फॉर्म के ऊपर जो लिखा होता है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म,
4 फॉर्म्स के नाम जो अगर आप याद करें, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होती है और पास्ट फॉर्म जो है वो सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है। तो ये भी आराम से हो जाता है। अब यहाँ से आप शुरू करें, पहली फॉर्म इधर इस्तेमाल हो, दूसरी, पहली फॉर्म को आपने लेकर फिर आगे चला जाना होता है, दूसरी फॉर्म को लेकर फिर उसके आगे 4 सीखे बनाने होते हैं। यानी गो है, गो, इज, एम, आर, इज गोइंग, आर गोइंग, एम गोइंग, हैज गॉन, हैव गॉन, हैज बीन गोइंग, हैव बीन गोइंग, ये 4 इस तरह बन जाती हैं। अब गो की जो पास्ट फॉर्म बनेगी, गो की बनेगी वेंट। अब वेंट को आगे फिर आपने आगे बनाना है, ये पास्ट से यानी सिंपल पास्ट से शुरू होगा और फिर इससे आगे शुरू करना है हमें। अब सिंपल पास्ट जो है वो उसकी जो फॉर्म है वो यानी कि पहली फॉर्म का माजी है, यानी गो का माजी है। अच्छा, इसके बाद आगे अब जब हम चलेंगे, अगले भी तो हमने माजी बनाने हैं ना, जब प्रेजेंट को माजी में कन्वर्ट करना है, इज एम आर का हमने माजी ले लेना है कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास जो बना था वर्ब था वो था इज गोइंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमने बोलना है वाज गोइंग, या जमा हो जाएगा वर्ब गोइंग, यानी इज एम आर का माजी हमने बना लेना है। फिर आगे चले जाएंगे, हैज हैव गॉन, इधर बोल देंगे हैड गॉन, हैज हैव का माजी हमने ले लेना है। अब आगे चले जाएंगे तो हैड बीन गोइंग, हैज या हैव का मादी ले लेना है, क्योंकि एस्पेक्ट हमने अब वही रखना होता है, टेंस बदलना है। यानी प्रेजेंट में जो हमने सीखना है एस्पेक्ट, प्रेजेंट में हमने सीखा सिंपल एस्पेक्ट, पास्ट में हमने सिंपल एस्पेक्ट उसको बनाना है, गो का पास्ट वेंट। फिर हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो एस्पेक्ट था, साथ प्रेजेंट और कंटिन्यूअस, एस्पेक्ट तो कंटिन्यूअस है, अब हमने पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है, तो एस्पेक्ट तो वही कंटिन्यूअस वाला रखना है हमने, तो सिर्फ हमने उसका टेंस बदल देना है। तो वो हमें टेंस कैसे बदलना है, वो इज एम आर का पास्ट बना देना है। इज एम आर का पास्ट होता है वाज वर। अब आगे आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट में जो एस्पेक्ट हुआ इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा इस्तेमाल हुआ है, वो तो परफेक्ट है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ इसका टेंस चेंज करना है, एस्पेक्ट तो वही सेम रखना है हमें। तो टेंस चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हैड हैव को हैड बना देना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन गोइंग, हैड बीन, हैव बीन गोइंग। अब इसका आप जो है बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, हैड बीन गोइंग, यानी कि हैज हैव का पास्ट बना देना। कितना यानी कि आसान है। आपने प्रेजेंट के एस्पेक्ट सीखने हैं, फिर उनका पास्ट बनाना सीखना है। एस्पेक्ट तो आप पहले एस्पेक्ट तो आपको वही रखने होते हैं, पास्ट टेंस बदलते जाना होता है उसको। टेंस बदलना कौन सा मुश्किल है, इज एम आर का वाज वार होता है, हैज हैव का हैड होता है। 4 टेंस आप सीखें, अगले 4 आपको वैसे खुद से आ जाने हैं। फिर आप फ्यूचर पे आ जाएं, तो फ्यूचर में भी आप देखिए एस्पेक्ट पे आपको महारत हो गई तो आप फ्यूचर में भी तंग नहीं होंगे। फ्यूचर में आपने सिर्फ विल शैल लगाते जाना है और एज एम आर वाली बात करते जाना है, यानी कि गो, विल गो या शैल गो, बस। प्रेजेंट में आपने बोला था इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, अब इधर फ्यूचर में आप बोल देंगे विल बी गोइंग, शैल बी गोइंग, बस। जो एज एम आर है उसके लिए बी लगाना है आपने, क्योंकि एज एम आर और बी एक ही बात होती है। अब परफेक्ट में आएंगे तो उधर हैव गॉन, हैज गॉन, इधर आप लिखेंगे विल हैव गॉन, शैल हैव गॉन, यानी कि विल या शैल, बाकी हैव और वो वही रहना है। आगे है हैव बीन गोइंग और इधर है हमारे पास विल हैव बीन गोइंग या शैल। विल अब इस्तेमाल होता है, शैल इतना इस्तेमाल भी नहीं होता, ये भी ध्यान में रखें। अब फ्यूचर भी बन गया, यानी आप अगर प्रेजेंट को सीख लें तो उसका पास्ट कन्वर्ट करने का आसान सा फार्मूला है और फ्यूचर भी बनाने का फिर आसान सा तरीका है। टेक्निकली आप चीजों को समझें, लॉजिकली बातों को समझें, ऐसे रट्टे मारेंगे फिर वो हर चीज अलग अलग रहती है। यानी अब आपने क्या सीखा, आपने टेंस उसका एस्पेक्ट पे महारत हासिल कर लेनी है, फिर आपने उसकी कॉन्जुगेशन जिसको हम गर्दान कहते हैं या सीगे आपने याद करने हैं।
अब दौर बदल चुका है, आप एआई का सहारा लेके अपने लेक्चर आपने जो होता है वो तैयार किया करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको आनी चाहिए, क्वेरी कैसे करनी है। एआई हर किसी के हाथ में है, फेसबुक के इसमें है, आपके व्हाट्सएप में है, आपके पास वैसे ऐप होती है, कोई नहीं है तो वैसे गूगल के साथ जेमिनाई है। तो उसका इस्तेमाल करना सीखें, सिर्फ उससे पूछना सीखें, आप उसको अपने हिसाब से बना के असिस्टेंट के तौर पर उसको इस्तेमाल करें और चले, एजुकेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। अब आप क्वेरी में पूछें कंजुगेशन ऑफ द वर्ब, गो, कंजुगेशन ऑफ द वर्ब राइट, फॉर्म्स ऑफ वर्ब राइट, इस तरीके से यानी आप उसको 12 कंजुगेट दिस वर्ड इन ऑल टेंसेस, कंजुगेट वर्ड राइट इन ऑल टेंसेस, तो वो ऑल टेंसेस में उसको कंजुगेट करके दे देगा, आप वहां से उसको पढ़ ले, याद कर लें। खुद जोर लगाने से बेहतर है वो बना हुआ पहले आप एग्जाम्पल को बनाए, बनी बनाए देखें और उसके बाद खुद सोचना शुरू करें और खुद से बनाना शुरू करें, फिर यानी कि आप खुद वो करें। तो इस तरीके से यानी आप जो है तकरीबन जो है टेंस को आप उसका एस्पेक्ट और उसका जो है टाइम या टेंस जिसको आप कहते हैं, वर्ब का एस्पेक्ट और वर्ब का टेंस जो है वो सीख जाते हैं। सारी आपने कन्जुगेशन या गर्दान और फिर उसके सीखे, उर्दू में इंग्लिश में सीखे। मैं तो यही कहता हूं कि ये चीजें याद करने समझने की हैं, बहुत आसान सी हैं अगर थोड़ा सा आप उसको समझ लें। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके सामने एक जुमला डालता हूं, आपने समझना है, वो स्कूल जा चुका था, मुझे इसका जमाना बताओ। छोटा दूसरी क्लास के बच्चे को भी हम जमाना पहचान करवाना शुरू कर देते हैं कि जिन जुमलों के आखिर में था, थे, थी आता है वो माजी के होते हैं। अब बच्चा कह देगा ये जमाना माजी है। उसके बाद जो एस्पेक्ट वाली बात होती है वो हम बच्चों को नहीं सिखाते, वो थोड़े बड़े को आगे आती है। तो अगर मैं उसका एस्पेक्ट पूछूंगा तो आप देखें वो स्कूल, फर्ज करें अब मुझे वो पहले मिसाल याद नहीं रही है, तो वो स्कूल जा चुका था, तो ये इसका जो टेंस है वो तो मादी हो गया। अब इसका एस्पेक्ट कौन सा बनेगा, वो स्कूल जा चुका था, ये क्या मुकम्मल है, ये जारी है या सादा है? तो आप कहेंगे ये तो वो स्कूल जा चुका था, ये तो मुकम्मल है, जारी तो नहीं। और सादा को आप अलग से रखें। सादा आपका हर जगह सोच में जब आगे ऑप्शन है तो वो जारी और मुकम्मल के हैं, सादा को पहले क्लियर कर लेना होता है आपने, वो ना आपके बार बार आए। तो आप जब टेंस के एस्पेक्ट और टाइम को आप सीख जाते हैं, फिर आप एक एक टेंस लें और फिर उस एक एक टेंस को लेके आगे चलना शुरू करें। यानी आपने वर्ब जो सीखना है, अब मैं अगर अपनी बातों का खुलासा करूं तो वर्ब सीखने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स पहले सीखनी है, स्पेलिंग भी सही सीखनी होते हैं, बच्चे स्पेलिंग नहीं सीखते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। जब आपने फॉर्म्स याद कर ली, फिर आपने ये देखना है कि ये जो फॉर्म्स हैं ये किस एस्पेक्ट को बताती हैं। गो सिंपल एस्पेक्ट को बताती है, प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है। वेंट पास्ट एस्पेक्ट को बताती है, सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होती है। गोइंग कंटिन्यूअस को बताती है। गॉन परफेक्ट को बताती है। ये जब आप इनके एस्पेक्ट भी समझ लेंगे कौन कौन से एस्पेक्ट को बताती हैं, फिर इनका जो टेंस होता है वो टेंस जो आमतौर पे प्रेजेंट में बन रहा है वो इज एम आर और हैज हैव के साथ बनता है। उसके बाद इज एम आर और हैज हैव को आपने एक माजी बना लेना, तो फिर इसी को फ्यूचर बनाना होता है, यानी जिनको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फॉर्म वही रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बदलने से टेंस बदलता जाता है, जमाना बदलता है। मेरे ख्याल में आज का जो लेक्चर है वो काफी हो चुका है। दरअसल मैं जो है ना एक चीज के हक में हूं कि इंसान का जो फोकस है वो उस हिसाब से इंसान को लर्निंग करनी चाहिए। मैं कहता हूं हमारा फोकस जो है अगर हम सुनने पे लगा रहे हैं तो देखने पे कम लगेगा, विजुअल्स कम होने चाहिए। जब आप सुन रहे हैं तो फिर विजुअल्स पे आपका इतना ध्यान नहीं होना चाहिए, अगर आप विजुअल्स में फंसेंगे तो सुनने में रह जाता है। हालांकि ये एक तकरीरी तरीका है किसी चीज को समझाने का जो बहुत मुश्किल होता है, समझा जाता है नहीं बच्चों, लेकिन
ये परफेक्ट तरीके हैं। यानी मैं अगर आपको ये कहें कि सर जी ये तो आपने ब्लैक बोर्ड पे सिखाना था, ये आपने, उसका एहतमाम भी मैंने कर रखा है। मुझे पता है कि जो विजुअल्स हैं वो मैं पहले अलग अलग वीडियोस जो डाल रहा हूँ उनमें विजुअल्स ज्यादा हैं, ग्राफिक्स ज्यादा हैं, और अब जो मैं कर रहा हूँ इसमें सिर्फ स्पीच है, एक लेक्चर है, एक आवाज है। इसमें कोई आपको कोई चीजों को दिखा दिखा कर आपकी तवज्जो को नहीं किया जा रहा, यानी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आप सुने और सुनकर अपना एक इमेजिनेशन क्रिएट करें, तो उसके बाद आप टेंसेस को फिर अपने प्रैक्टिकल अप्लाई करें। एक बात और, जब आप सीखना शुरू करते हैं ना, तो हमारे जो निज़ाम तालीम है वो ये कहता है कि मैंने जो आज पढ़ाया वो अभी मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। असल में ये सबसे बड़ी गलती है। सीखने का जो तरीका होता है ना, जो सीखना है वो हमेशा ऐसा है कि आप कोशिश करें, बस आपने अपने दिमाग में एक चीज को डाल लेना है, बस उसके आउटपुट पे ध्यान नहीं देना कि ये आउटपुट मेरे पास आ रही है ये नहीं आ रही, नहीं नहीं नहीं, आउटपुट एक वक्त पे खुद आएगी। यानी लर्निंग जो होगी वो एक वक्त जाके कंप्लीट होगी खुद, क्योंकि ये एक नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड पॉइंट्स का एक बनना शुरू होता है, एक बिल्ड होना शुरू होता है। आपकी मेमोरी जो है एक बिल्ड होती है, वो एक दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट जुड़ना शुरू होते हैं और वो खुदकार होते हैं, वो कुदरती होते हैं। रट्टे तो वक्ती होते हैं। मैंने बच्चे को एक टेंस पढ़ाया, कल उससे कहा वो दे देगा ये, लेकिन नेचुरली तौर पर इंसान की जो याददाश्त है वो ऐसे नहीं चलती सीखने में, जबान सीखने में। एक बच्चा है जब पैदा होता है उसकी जुबान फिजिकली मुकम्मल होती है, लेकिन वो बोलता साल के बाद है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चे के दिमाग में वो अल्फाज जाते रहते हैं, फिर वो उनका एक वो बनता रहता है, कंस्ट्रक्शन होती रहती है। वो जब एक अच्छी याद आए वो फिर जबान से वो उनको अदा करना आहिस्ता आहिस्ता सीखने शुरू कर देता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे होता है। टेंस आप सुनते जाएं, वीडियोस को बार बार सुनते जाएं, देखते जाएं, एक वक्त पे ये खुद आपके अंदर खुद से ऑटोमेटिक हो जाएंगे, आपको खुद से चलना शुरू हो जाएंगे। उसका इंतजार करना होता है। जबान को सीखने में हमेशा ये चीज ध्यान में रखा करें कि ये जल्दी नहीं करनी होती है हमने, कि आपने एक मेरी वीडियो देखी, ओ ये तो बहुत मुश्किल है मुझे नहीं है, नहीं अच्छा ये तो बच्चे के लिए, नहीं, बच्चे को भी ये कोई एज फैक्टर नहीं होते लगा जबान सीखने के, ग्रामर के असूल सीखने के कोई एज फैक्टर नहीं है कि ये जो ग्रामर का रूल है ये 10 साल के बच्चे के लिए है, ये 5 साल के बच्चे के लिए, नहीं नहीं नहीं। जबान के जो कायदे और जो जबान है वो एज से रिलेटेड नहीं है कि 10 साल का बच्चा सीख सकता है, 5 साल का बच्चा वही बात नहीं सीख सकता। मेरी वीडियो आप देखिए को टेंस, और यार टेंस तो छठी में शुरू होते हैं, ये तो हमारे यहाँ होते थे, अब तो 1 क्लास में शुरू होते हैं। अभी हमारे दौर में अगर छठी में शुरू होते थे, मैट्रिक में जाके होते थे, तो अब तो वो 1 2 3 में शुरू है। यानी आप निज़ाम तालीम को फॉलो करके मेरी बात को ना समझे। आप ये सिर्फ ये देखें कि जब आपने जबान सीखने का फैसला कर लिया है तो जबान का आगाज जो है वो कहीं से भी करें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं ये नहीं कहना आपने कि ये 3री क्लास का बच्चा है तो ये उसके लिए नहीं है, ये 1 क्लास का बच्चा है तो ये उसके लिए नहीं है, ये 6 क्लास नहीं, ये सारे के जो लेक्चर के लेवल है ना, ये तो मैट्रिक वाले और एफएससी वाले के लिए नहीं। तो मैं यही तो कोशिश करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जबान जो है वो उम्र के साथ वाबस्ता लोगों के लिए नहीं होती कि बूढ़े ज्यादा जबान सीखते और बच्चे तो उल्टा ज्यादा जबान सीखते हैं। ये तो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है। अगर आपका बच्चा 1 क्लास में भी पढ़ता है और आप उसको मेरी वीडियोस दिखाना शुरू कर दें तो वो उसको, हाँ ये है कि फौरन नहीं, साल बाद उसका आउटपुट आना शुरू हो जाएगी, 6 महीने बाद आना शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ा भाई वो पहले बहुत उस पर होमवर्क कर चुका होता है, उसकी थोड़ी पिकअप। अब मैं हूं, मेरे सामने आप टेंस की बात करेंगे तो मैं तो पहले बहुत कुछ इस पे जानता हूं ना, मेरे पास तो बहुत पहले स्टडी है, मेरी रिसर्च है, तो मुझे तो जल्दी पिक हो जाएगा। आप कहोगे हाँ ये तो इस उम्र की बात होती है, नहीं, उम्र की बात नहीं है जुबान सीखने में। इसलिए आपका 1 क्लास में बच्चा है, 2 में है, आप 3 में है, जो मैं ग्राफिक्स के जरिए लेक्चर वीडियो के डाल रहा हूं, एक सॉफ्टवेयर के जरिए बिल्ड करके बच्चों के हिसाब से वो उनको दिखाते रहे, फिर समझाने के लिए भी आहिस्ता आहिस्ता। और अगली बात ये है कि ये आप खुद सीख कर अपने बच्चों को सिखाएं।
यानी पहले आप खुद सीखेंगे, फिर बच्चों के साथ आप चलेंगे, तो बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप उसको आंसर दे पाएंगे। यानी आप खुद मेंटोर बने अपने औलाद के। तो ये सारा जो यूट्यूब पे मैं सिलसिला चला रहा हूँ, ये इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ऐसे ही होगा। यानी लाइव भी आऊँगा, कोई फ़र्क नहीं रहेगा, आप जो क्वेश्चन करना चाहें करें। हम लाइव भी बैठेंगे, मेरे जो है लेक्चर इस तरह के भी होंगे, व्हाइट बोर्ड पे भी होंगे, वीडियो विजुअल्स भी होंगे। यानी हर तरह से आपको पूरी जो एक आपका माइंड है वो हर तरह से वो बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। मेरी वीडियो को आप जो है मेरी हौसला अफजाई के लिए उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी करें एक दूसरे के साथ। उससे क्या होगा, मुझ में ये करने का और ज्यादा हौसला आएगा, हिम्मत आएगी। नहीं तो फिर अगर आप मुझे अहमियत नहीं देंगे तो ये चीजें बिकती हैं, ये लेक्चर बिकते हैं, ये कोर्सेज बिकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ, हाँ, ताकि हर किसी की अप्रोच में रहे। सिर्फ आपके पास अगर आज हर घर में तकरीबन मोबाइल भी हैं, हर घर में नेट भी चलता है, तो कुछ ना कुछ अपने बच्चों को एक दिन, अब ये वीडियो जिन्हें एक दिन के लिए है, संडे को आप अपने बच्चों को दिखा दें खुद भी देख, बस एक दफा देखे, दो दफा देखे, हफ्ते में एक बार ये देख लेनी है, बस 1 घंटा आपने इस पे लगा देना है। तो होगा क्या, होगा ये कि आपके जहन में कुछ चीजें आना और नए आइडियाज डेवलप होना और पुरानी जो आपकी एक वो बनी हुई होती है वो बदलना, और बहुत सारी चीजें हैं जो सिखाने में मुझे देखना पड़ रही हैं, क्योंकि आपने पहले और तरीके से सीखा हुआ है, अब एक और तरीके से मैं बात करूंगा तो साफ ज़ाहिर है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा जैसे जैसे चल रहा है इंशाल्लाह आप लोग इन चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें और वीडियोस को शेयर भी करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक हौसला अफजाई होगी और जो मुझे इस तरह का मज़ीद काम करने में हिम्मत देगी, हौसला देगी, शौक़ देगी कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो किसी को तो फ़ायदा दे रहा है, कोई तो उसको अहमियत दे रहा है। यानी मैं एक गैर अहम काम नहीं कर रहा, फजूल जिसको आप कहते हैं, तो वो मेरा ये मेहनत जो है वो फजूल में काउंट नहीं होगी, मुझे ये एहसास नहीं होगा कि मैं कुछ फजूल कर रहा हूँ।